फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। लेक्चर 2 में हम स्टडी करेंगे इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन द फार्मिंग एक्टिविटीज। पिछले लेक्चर 1 में हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझा, जो कि बेसिक फैक्टर्स हैं फॉर प्रोडक्शन, यानी कि सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, या आप कह लीजिए कि वो बेसिक टेक्निक्स हैं, बेसिक फैक्टर्स हैं। उनको समझने के बाद अब हम यहाँ से विलेज पालमपुर की फार्म जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है, या यूँ कह लीजिए कि विलेज पालमपुर में क्या क्या प्रोडक्शन होता है, किस तरह के गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, वो हम स्टडी करेंगे। अब यहाँ विलेज पालमपुर में जो मेन एक्टिविटी है वो क्या है? फार्मिंग एक्टिविटी है। 75% लोग जो है फार्मिंग करते हैं यहाँ पर, और जो बाकी बचे हैं वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं। तो फार्मिंग एक्टिविटी के लिए हमें सबसे पहले वहाँ के प्रोडक्शन फैक्टर को स्टडी करना पड़ेगा। यानी फार्मिंग एक्टिविटीज में हमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, हमें लैंड, लेबर एंड कैपिटल। कैपिटल मैंने आपको दो तरह का बताया था, फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो यही हम इसको यानी कि फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल को डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के अंतर्गत। अब पालमपुर में जो फार्मिंग एक्टिविटी है, जो 75% लोग खेती करते हैं, अगर ये पालमपुर जो हाइपोथेटिकल विलेज है, अगर हम इसको कंपैरिजन करें बाकी विलेजेस से, तो देखते हैं कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस मीन्स द इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947। तो 1947 के बाद जब आज़ादी मिल गई, उस समय पर यानी हमारे विलेजेस की क्या सिचुएशन थी, और हमारा जो प्रोडक्शन था वो कैसा था, और कितनी अमाउंट जो है लैंड थी अंडर द फार्मिंग, अंडर द कल्टीवेशन, और इसके अलावा कितने लोग जो है फार्मिंग एक्टिविटीज करते थे। तो उस समय सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस फार्मर्स की स्थिति तो बहुत खराब थी, और 75% फार्मर्स जो है खेती पर ही निर्भर थे। लेकिन जो है धीरे धीरे जो है यानी कि ये परसेंटेज शिफ्ट हो गए, यानी कि फार्मिंग एक्टिविटी से लोग जो है धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में। तो ये यानी कि ये ऐसा कब पॉसिबल हुआ? 1980s के बाद। तो 1947 से 1980s तक जो फार्मिंग एक्टिविटीज थी, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आए, या आज तक यानी फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल टुडे, यानी पालमपुर में या दूसरे विलेजेस में क्या क्या चेंजेस आए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द फार्मिंग एक्टिविटीज। अब सबसे पहले हम पहला फैक्टर लेते हैं लैंड, कि लैंड में क्या क्या चेंजेस आए हैं। लैंड तो फिक्स कैपिटल है। फिक्स कैपिटल का मतलब है कि लैंड कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्टेड एंड कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड। ना तो जमीन को बढ़ाया जा सकता है और ना जमीन को कम किया जा सकता है। नंबर 2, लैंड एक बार खरीद, यानी कि आपने एक बार खरीद ली, फिक्स कैपिटल है, उसको रोजाना नहीं खरीदना है, यानी रोजाना उसके ऊपर यानी कि हमें फार्मिंग लैंड खरीदनी नहीं है। एक तरह से ये भी है, और दूसरा उसका अमाउंट भी फिक्स लैंड है, फिक्स अमाउंट है। अब ये जो फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड रिसोर्स है, तो धीरे धीरे मैंने अभी बताया कि फार्मिंग के साथ साथ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी बढ़ गई। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जैसे कि फार्म प्रोडक्शन को पहुंचाने के लिए सड़कों की जरूरत पड़ी, क्योंकि फार्म यानी कि खेतों में जो प्रोडक्शन होता है उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए सड़कें बनाना। फिर जो फार्म प्रोडक्शन है, प्रोड्यूस हुआ है, उसको यानी स्टोरेज करके रखना, ग्रेनरी स्टोरेज या कोल्ड स्टोरेज इस तरह के बनाना। इसके अलावा जो है यानी कैटल रियरिंग, यानी कि मवेशियों का पालन, इसके अलावा मुर्गी पालन, शॉपकीपर्स,
और भी बाकी जितनी भी सुविधाएं थी धीरे धीरे वो बढ़ गई। इसके अलावा देश में जो पॉपुलेशन बढ़ती चली गई तो यानी कि सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट भी बढ़ गया, वहाँ की बस्तियां भी बढ़ गई। इससे क्या हुआ कि लैंड जो जो कि फार्मिंग लैंड था वो खाली खेती में ही इस्तेमाल नहीं होने लगा बल्कि दूसरी एक्टिविटीज में भी इस्तेमाल होने लगा है। इसकी वजह से क्या हुआ कि जितनी भी वेस्टलैंड वहां पर पड़ी थी, जो कि वेस्टलैंड को भी फार्मिंग लैंड में इंक्लूड करना पड़ा। क्यों ऐसा करना पड़ा? क्योंकि एक तो पॉपुलेशन बढ़ गई, नंबर 1 पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, और दूसरा जो है वहां पर फार्मिंग के अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इंक्रीज होने की वजह से लोगों का यानी फार्मिंग से नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की ओर बढ़ने यानी चेंज करने की वजह से जो है यानी जितनी भी वेस्ट लैंड भी थी वो भी इंक्लूड कर ली, यानी कि सारी लैंड, जितनी भी लैंड प्रॉपर्टी गांव के अंदर थी वो यानी इंक्लूड कर ली। अब आते हैं इससे जो है प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता था, लेकिन इसके बाद यानी कि जितनी भी लैंड जो वेस्ट लैंड बाकी लैंड सब इंक्लूड कर ली, नेट सोन एरिया में यानी बोए गए क्षेत्र में इंक्लूड कर ली, तो अब जमीन तो बढ़ाई नहीं जा सकती क्योंकि ये एक फिक्स कैपिटल है। लेकिन और क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या किया गया आफ्टर द इंडिपेंडेंस टू इंक्रीज द प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए? तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और क्या क्या किया गया? नए नए मेथड्स अपनाए गए, जैसे कि मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब यानी कि वन पीस ऑफ लैंड, on the one piece of land if we take more than one crop at one time, यानी एक समय में हम एक ही खेत से एक से ज्यादा फसल उगाते हैं या कल्टीवेशन करते हैं, उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। यानी एक समय में जैसे कि एक गेहूं के साथ हमने पल्सेस उगा दी या फिर फॉडर क्रॉप्स यानी चारा की फसलें उगा दी, तो उससे क्या है यूटिलिटी, एक लैंड तो बढ़ाई नहीं जा सकती लेकिन एक ही जमीन के अंदर हम 2 फसल एक समय में लगा सकते हैं। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन करके, यानी क्रॉप रोटेशन का मतलब एक बार यानी कि लेग्यूमिनस क्रॉप और एक बार नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप, यानी एक बार फॉडर की क्रॉप लगा दी, एक बार जो है यानी चारा की व्हीट लगा दिया या राइस लगा दिया। ये मल्टीपल क्रॉपिंग है। साल भर में पालमपुर के जो किसान हैं वो साल भर में 3 बार यानी फसलें उगाते हैं। दे आर ग्रोइंग और सोइंग द लैंड 3 टाइम्स। साल भर में इन 1 ईयर। एक साल में 3 बार उगाते हैं। ये कौन से यानी कि कब उगाते हैं, कौन से 3 टाइम है? इनको हम बांट सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन, यानी कि कहने का मतलब है 3 बार क्रॉप उगाते हैं यानी कि ये 3 क्रॉपिंग सीजन है। तो पालमपुर में कितने क्रॉपिंग सीजन है? 3 क्रॉपिंग सीजन। थ्री क्रॉपिंग सीजन कौन से हैं? एक तो राबी, देन जायद, देन खारिफ। अब हम इनको समझ लेते हैं, राबी और खारिफ को। राबी, जायद एंड खारिफ, यानी ये 3 सीजन है जिनमें फसलें उगाते हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं। तो 3 क्रॉपिंग सीजन जो है इंडिया के यानी कि विलेज पालमपुर में, क्योंकि विलेज पालमपुर एक काल्पनिक विलेज है, तो हम इस तरह से हम सारे जो हमारे विलेजेस हैं या हमारे फार्मिंग एरिया से उनकी बात कर रहे हैं। तो हमारे जो इंडिया में जितने भी फार्मिंग विलेजेस हैं वहाँ पर
3 क्रॉपिंग सीजन है साल में, 3 बार फसलें उगती हैं। जैसे कि 3 है, मैंने अभी बताया था। राबी, राबी जो विंटर सीजन में, जो क्रॉप्स विंटर सीजन में उगती है। हमारे यहाँ विंटर्स जो है अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होती हैं, तो इसका मतलब ये फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। दे आर सोइंग इन अक्टूबर एंड नवंबर। और हार्वेस्ट जैसे ही विंटर खत्म होती है, मीन्स एट द एंड ऑफ विंटर्स, यानी कि मार्च के बिगनिंग में ही ये फसल हार्वेस्ट कर ली जाती है, काट ली जाती है। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे कि वीट, पीस, मटर, ग्राम, चना, इसके अलावा तुअर की दाल यानी कि अरहर की दाल, ये भी इसी में आती राबी सीजन में। फिर दूसरा सीजन है खारिफ सीजन। तो खारिफ सीजन कब आता है? रेनी सीजन में। तो हमारे यहाँ रेन्स कब होती है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी जून में बोई जाती हैं, यानी बारिश आने से के समय बोई जाए, और बारिश के खत्म होने से के समय पर यानी कि एंड ऑफ द सितंबर उनको हार्वेस्ट कर लिया जाए। तो वो वाली फसलों को, उस सीजन को हम खारिफ सीजन कहते हैं, जो रेनी सीजन में आता है, जिसमें कि आपकी सोयाबीन हो गए, ग्राउंडनट यानी जितने भी ऑयल सीड्स हैं, इसके अलावा जितनी पल्सेस हैं, केवल तुअर को छोड़कर, अरहर की दाल को छोड़ करके, क्योंकि वो राबी सीजन में आती है, बाकी सारी दालें जो है खारिफ सीजन में आती हैं। इस तरह से तीसरा जो सीजन है वो जायद सीजन यानी कि समर्स। तो हमारे यहाँ गर्मियाँ अप्रैल में 2 ही महीने रहती हैं, अप्रैल में, क्योंकि जून से तो मॉनसून शुरू हो जाते हैं। तो समर्स में जो बोई जाती हैं फसलें, उनमें से ज्यादातर गॉड्स हैं, जैसे बॉटल गार्ड है, बिटर गार्ड, करेले हो गए, लौकी हो गया, इसी तरह मेलन हो गया, क्यूकम्बर हो गया, वाटरमेलन, मस्क मेलन यानी कि खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी और आपके लौकी, ये आपको देखा है कि यानी कि गर्मियों में ही आते हैं। तो ये जायद सीजन की है। मार्च यानी मार्च के एंड में बोए जाते हैं, कहने का मतलब अप्रैल के बिगनिंग और मार्च के एंड में दे आर सोइंग एंड मींस दे आर सोन एंड दे आर हार्वेस्टेड इन द एंड ऑफ द मे। तो मे के एंड तक ये हार्वेस्ट हो जाते हैं। तो ये यानी 3 क्रॉपिंग सीजन है। इंडिपेंडेंस के समय जो है, इंडिपेंडेंस के 1 साल बाद हमारा देश का पार्टीशन हो गया था। ये सभी आप सभी को पता होगा कि 1948 में इंडिया का पार्टीशन हो गया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में। उसका हमें बड़ा नुकसान हुआ, यानी हमारी फर्टाइल लैंड, बहुत सारे जो प्रोड्यूसिंग एरिया, बहुत फर्टाइल लैंड था, कुछ वेस्ट पाकिस्तान यानी जो प्रेजेंट पाकिस्तान है, और ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में चला गया। वेस्ट पाकिस्तान का मतलब यानी कि जो प्रेजेंट पाकिस्तान में हमारा काफ़ी बड़ा वीट ग्रोइंग एरिया पंजाब की साइड का, और इसी तरह कॉटन ग्रोइंग एरिया, यानी बहुत सारा जो एरिया था वो फर्टाइल लैंड हमारी पाकिस्तान में चली गई। और जूट प्रोड्यूसिंग और राइस प्रोडक्शन एरिया कुछ काफ़ी सारा हमारा यानी बांग्लादेश में चला गया। एक तो ये प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर की, ये इंडिपेंडेंस के बाद। दूसरा फार्मर्स, क्योंकि उससे पहले इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, यानी ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों का साम्राज्य था हमारे देश में, और किसानों की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, टैक्स देने पड़ते थे। इसके अलावा जो है यानी कि जो फेमाइन, अकाल पड़ने की वजह से क्रॉप प्रोडक्शन भी बहुत डिक्लाइन हो गया था, यानी बहुत कम हो गया था। तो किसानों के अंदर गरीबी थी और देश के अंदर भूख, यानी कि भूख थी, फूड क्राइसिस था। तो फूड क्राइसिस और पॉवर्टी, ये 2 सबसे बड़ी समस्या थी। तो इन समस्या को दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी 2 ही चीज़ें, यानी 2 यानी एक्शंस बहुत ज़रूरी थे टू रिमूव द पॉवर्टी। नंबर 1, एक तो एक्शन वो लिया जाए पॉवर्टी को रिमूव करना, दूसरा जो है यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाना। अब क्रॉप यानी कि पॉवर्टी को रिमूव कैसे किया जा सकता है कि भाई, क्योंकि उस समय 75% जो है फार्मर्स
यानी कि पॉपुलेशन विलेज की कैसी थी, फार्मर्स थी, और फार्मर्स ही गरीब थे, यानी कि पुअर थे। तो फार्मर्स की पॉवर्टी को दूर करना, ये एक पहला एक्शन था। दूसरा एक्शन जो है यानी कि फूड प्रोडक्शन बढ़ाना। अब लैंड यानी कि लैंड को इम्प्रूव करने के लिए, लैंड रिसोर्स को इम्प्रूव करने के लिए वेस्ट लैंड को इंक्लूड कर लिया गया ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा मल्टीपल क्रॉपिंग का भी सहारा लिया गया, यानी एक लैंड से एक से ज्यादा फसलें उगाई जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन एक ही समय में लिया जा सके। साल भर में 3 बार तीनों सीजन में फसलें उगाई जाती हैं। तो इस तरह से यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ाने का ये भी तरीका, मल्टीपल क्रॉपिंग भी। इसके अलावा भी यानी कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इस्तेमाल किए गए। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो है कब इस्तेमाल किए गए, ये 1960s के बाद, जब हमारे देश ने यानी विदेशों यानी कि बाहरी देशों से फर्टिलाइजर्स खरीदने शुरू कर दिए। और ये सिलसिला कब तक चला, जब तक देश के अंदर यानी कि खुद इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप नहीं हो गई। जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं डेवलप हो गई, फर्टिलाइजर्स प्लांट्स नहीं लग गए। जैसे कि 1960s के बाद हमारे देश में बहुत सारे डैम्स का कंस्ट्रक्शन हुआ, कैनाल्स ड्रॉ की गई, यानी नहरें निकाली गई, बांध बनाए गए और ट्यूबवेल लगाए, यानी कि सरकारी ट्यूबवेल लगाए गांव-गांव के अंदर जाकर के। तो इस तरह से पालनपुर में भी 1960s के बाद और 1970 तक 200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड मींस गॉट द फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन। तो इसी तरह ये, क्योंकि ये काल्पनिक विलेज है, तो यानी कि हमारे देश के गांवों के अंदर यानी 1960 से लेकर 1970s तक जो डेवलपमेंट हुआ या खेती के अंदर जो सुधार हुआ, उसमें से इरिगेशन और फर्टिलाइजर यानी इरिगेशन फैसिलिटीज और फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट हुआ। 1974 में आते आते हमारे देश में फर्टिलाइजर प्लांट भी लग गए, इंडस्ट्रीज भी सेटअप हो गई। उससे हमें यानी फर्टिलाइजर जो है बाहर से खरीदना नहीं पड़ा और हमारे किसानों को फर्टिलाइजर भी यहाँ मिलने लग गए। इसके अलावा जो ट्यूबवेल्स थे, ट्यूबवेल्स के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो भी देश के अंदर बनने लग गए। तो इससे क्या हुआ कि देश के अंदर फार्मर्स जो है नए नए फार्मिंग मेथड्स अपनाने लगे, नए तरीके अपनाने लगे। जैसे कि 1960s में सरकार ने यानी मैक्सिको और फिलीपींस से नए बीज मंगवाए। पहले तो किसान ट्रेडिशनल सीड्स ही इस्तेमाल करते थे, अभी जो है क्या करते हैं, इसके अलावा जो है अब मैक्सिको और फिलीपींस से 1960s में उन्होंने राइस और वीट के हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स मंगाए। यानी ट्रेडिशनल जो सीड होते हैं, पुराने जो बीज थे, उनका इतना प्रोडक्शन नहीं था क्योंकि उनमें यानी इरिगेशन इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी और उनका प्रोडक्शन भी कम होता था, यानी कि उत्पादन भी कम होता था। लेकिन हाई माने बहुत ज़्यादा यील्डिंग का मतलब उपज, यील्डिंग मीन्स उपज, प्रोडक्शन, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, तो वो भी विदेशों से मंगा ली। फर्टिलाइजर्स मैंने बताया कि 1974 तक हम फर्टिलाइजर सरकार खरीद रही थी और उस पर छूट देती थी किसानों को, सब्सिडी। जैसे कि बाहर से 10 रुपए का खरीदा और किसानों को 8 रुपए में अवेलेबल करा दिया या 5 रुपए में अवेलेबल करा दिया। इसी तरह केमिकल्स में पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स ये भी इस्तेमाल करने लग गए। इसके अलावा ट्यूबवेल्स लगाए गए, कैनाल्स ड्रॉ की गई, नहरें निकाली गई, बांध बनाए गए, जिससे कि इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध हो। उससे पहले किसान बारिश पर निर्भर रहते थे। उससे पहले किसान फर्टिलाइजर की जगह काउ डंग इस्तेमाल करते थे
और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड की जगह पर ट्रेडिशनल सीड्स इस्तेमाल करते थे। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नए फार्मिंग मेथड्स अपनाए गए, ये चेंजेस आए सिंस इंडिपेंडेंस टिल टुडे इन द विलेजेस। तो आज के लेक्चर में हमने ये लैंड जो प्रोडक्शन था वो समझा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लेबर और कैपिटल को डिटेल में समझाऊंगी।